अच्छा, पहले तो ये कि हम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ जावास्क्रिप्ट की बेसिक चीज़ें देखी थी कि हम एक एलिमेंट को या एक टैग को डिफरेंट तरीके से कैसे गेट करते हैं, लाइक थ्रू आईडी, थ्रू क्लास, थ्रू टैग नेम, ठीक है? क्या डिफरेंस था, किसको पता है? क्लास नेम में और टैग नेम में और आईडी में। अगर मैं एक एलिमेंट को गेट करती हूँ थ्रू आईडी और एक एलिमेंट को गेट करती हूँ थ्रू क्लास और टैग नेम, तो डिफरेंस क्या है? मतलब तो मैं किसी भी तरीके से गेट कर रही हूँ, कर सकती हूँ ना, गेट तो किसी तरीके से भी कर सकती हूँ, तो डिफरेंस क्या आ रहा है? मतलब मैं क्लास नेम और टैग नेम सेम हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हाँ तो और आईडी एक ही हो सकती है, आईडी यूनिक होती है, सेम नहीं हो सकती। क्लास नेम मल्टीपल हो सकते हैं, उसमें हम डिफरेंट क्लासेस को हम सेम नेम दे सकते हैं। और टैग के थ्रू, लाइक फॉर एग्जांपल पैराग्राफ है, वो एक टैग है, जितने भी टैग होंगे हम सबको गेट कर ठीक हो लेंगे। गया, सही। तो मैं मतलब ये डिफरेंस क्या है, अगर मैं आईडी के थ्रू भी पिक कर रही हूँ, मैं क्लास के थ्रू भी किसी एलिमेंट को पिक कर रही हूँ, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब आईडी के थ्रू कब पिक करूंगी और क्लास के थ्रू कब पिक करूंगी? आईडी के थ्रू हम तब करेंगे जब हमने यूनिकली किसी एक टैग को या किसी एक पार्ट को हमने एक्सेस कर लिया। क्लास के थ्रू हम तब करेंगे जब हमने मल्टीपल टैग्स को करना है, डिफरेंट मल्टीपल टैग्स को करना चाह रहे हैं। और टैग्स के थ्रू जब हम डिफरेंट एक ही किस्म के टैग्स को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, हम टैग्स को। एक्सेलेंट। अच्छा, दिस वन इज द राइट आंसर। जब आप एक चीज को पिक करना चाह रहे हो, स्पेसिफिकली यूनिक आइटम को पिक करना चाह रहे हो, तो वो आपकी आईडी होगी, मतलब आईडी के थ्रू आप पिक करो, मुझे एक ही चीज चाहिए। अगर मैंने सारे के सारे, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल इस तरह है कुछ के, मेरे पास एक वेबसाइट के अंदर जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है? उन प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट ऐड टू कार्ट के बटन होते हैं, मीन्स हर प्रोडक्ट के अंदर अपना बटन है ऐड टू कार्ट का। तो वो सारे के सारे बटन जो हैं वो मुझे एट अ टाइम गेट करने हैं, ठीक है? क्योंकि मैं उन लोगों को फंक्शनैलिटी सेम देना चाह रही हूँ। तो उस केसेस में उन बटन्स को मैं सेम क्लास दूंगी और वो एक क्लास के थ्रू मैं उन सब बटन्स को पिक कर लूंगी। तो मीन्स कि जब मल्टीपल सेम चीजें आपने पिक करनी होती हैं तो वहां पे आप क्लास के इस्तेमाल कर सकते हो, और जब एक यूनिक आइडेंटिटी या एक यूनिक आइटम आपने गेट करना है तो आप क्या करोगे? बेसिकली आईडी को यूज करोगे। एलिमेंट को हमने देखा था हम डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। अब फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा HTML CSS में। जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो तो सबसे पहले उसका फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हो। फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है कि आप सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करते हो जो कि एम्प्टी फोल्डर, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है? इस फोल्डर को आप कोई ना कोई नेम दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके इसका कोई भी नाम रख लेती हूँ। मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ कि टेस्ट प्रोजेक्ट, मैंने ये दे दिया, ठीक है? कुछ भी यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम रखोगे, जो आपके प्रोजेक्ट है जो आप डेवलप कर रहे हो। देन अगर आप इसको ओपन करो तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिफाइन होता है कि हम इसके अंदर डिफरेंट सब फोल्डर्स बनाते हैं, जिसमें आपके पास पेजेस के नाम का जो फोल्डर होता है उसमें आपके सारे पेजेस आएंगे, आपके HTML की फाइल्स, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है, एंड सो ऑन। देन आपके पास आती है CSS की फाइल आती है एक, ठीक है? वो आपके पास अगर एक ही फाइल है तो आप सिंगल बना लो विदाउट फोल्डर। अगर मल्टीपल फाइल्स आप बना रहे हो हर पेज के लिए इंडिविजुअली, तो बेटर है कि वो भी आप किसी फोल्डर में बना लो, स्टाइलिंग के या XYZ। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ वेबसाइट के अंदर जो है वो पिक्चर्स है, वीडियोस है, तो उसके लिए आप एक फोल्डर बनाओगे जो कि एसेट्स के नाम से होगा, जिसके अंदर आपकी वेबसाइट के एसेट्स आएंगे। अब ये फोल्डर जब आप किसी को शेयर करते हो, ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास फायदा क्या होता है? अगर आप ये किसी को शेयर करें हो जिप करके, तो उसको इजीली समझ में आ रहा है अगर वो डेवलपर है या नहीं, कि अच्छा एसेट्स में आपकी पिक्चर्स वीडियोस पड़ी नहीं है, पेजेस में इस बंदे की HTML की फाइल्स पड़ी नहीं है, और वो चीजें बड़ी एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट क्लियर हो जाता है। तो बेटर ये कि आप फोल्डर स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है? क्लियर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाओ ताकि जो सामने वाला है उसको समझ में आ सके कि क्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फोल्डर का स्ट्रक्चर बनाते होते हैं। हम VS से डायरेक्ट भी फोल्डर बना सकते हैं, जैसे कि अभी मेरे यहाँ पे ऑलरेडी एक फोल्डर ओपन है, ठीक है? लेट्स से तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं इस फोल्डर के अंदर ही आके एक कर लेती हूँ। अच्छा, ये क्यों हो रहा है इस तरह? Wait, ठीक हो गया, मैंने सिंपल ड्रैग कर लिया। आप ड्रैग भी कर सकते हो, आप ओपन भी कर सकते हो, फाइल में जाके ओपन फोल्डर, तो वो आपको जो जहाँ पे भी आपने फोल्डर बनाया आप उसको सिलेक्ट करोगे तो वो फोल्डर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब इस फोल्डर के अंदर अगर मैंने कोई फाइल बनानी है तो वो यहाँ से बनती है आपकी फाइल, अगर आपने कोई फोल्डर बनाना है वो यहाँ से क्रिएट होता है।
तो यहाँ से डायरेक्ट फोल्डर क्रिएट हो जाता है। अगर अभी मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये मेरा एम्प्टी फोल्डर है टेस्ट प्रोजेक्ट, जिसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। यहाँ से आके मैं जैसे इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने फोल्डर का नाम रख लिया पेजेस, जिसमें मेरे कुछ HTML के पेजेस हैं। यहाँ पे आके चेक करूंगी ऑटोमेटिकली फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आगे सॉरी नॉट फाइल, फोल्डर बनाना है, एसेट्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया, इसमें सारे आपके पास एसेट्स आ जाएंगे। अब मुझे जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम देखा था, मैं यहाँ पे आके एक फाइल बना लेती हूँ पेजेस के अंदर ही, home.html या index.html फॉर एग्जाम्पल, विच इज योर रूट पेज। जो आपके पास इंडेक्स का पेज होता है बाय डिफॉल्ट, वो कहीं पर भी अगर आपको index.html मिलता है तो इसका मतलब वो आपका होम पेज है, मेन पेज है, ठीक है, index.html का। तो आपने index.html का पेज बनाया, इसके अंदर आके आपने लिखा doc, आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया जो बेसिक HTML का था। अब लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बॉडी के अंदर आपके जो भी टैग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग यहाँ पे दे दी है, ठीक है। तो अगर मुझे इस हेडिंग के बाद जावास्क्रिप्ट की कोई कोड करना है तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में यहाँ आके हम स्क्रिप्ट का टैग देते हैं और स्क्रिप्ट के अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट हमने लिखनी होती है वो हम लिखते हैं। ठीक हो गया। तो जो भी हमने चीज लिखनी होती है वो हम विद इन दिस स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं। ये हमारे पास आपके पास इंटरनल जो जावा वो आ जाती है। अब अगर मुझे इस तरह करना है कि मैं एक और जावास्क्रिप्ट की फाइल अलग से बनाऊं और वो यहाँ पे लिंक कर लूं, दैट इज योर एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, आपके पास स्क्रिप्ट के साथ एक एट्रीब्यूट यूज होता है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है एट्रीब्यूट क्या है। आप एट्रीब्यूट दोगे एसआरसी के नाम से, एसआरसी स्टैंड्स फॉर सोर्स। एट्रीब्यूट को यहाँ आके मुझे वैल्यू देनी है, तो वैल्यू में क्या दूंगी, जो मैं बनाऊंगी जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो मैं यहाँ आके जावास्क्रिप्ट की एक फाइल भी क्रिएट कर लेती हूँ इंडिविजुअली, यहाँ पे आके और उसका नाम मैं रख देती हूँ, लेट से इंडेक्स ही रख दिया मैंने, index.js। तो जो जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है दैट इज जेएस, ठीक है। मैंने जहाँ पे जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बना ली index.js। अब आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि फोल्डर को, फाइल को कैसे हम लिंक करवाते हैं, ठीक है, या मुझे उसका एड्रेस देना तो वो मैं कैसे दूंगी। अगर तो आप लेते हो डॉट स्लैश, डॉट स्लैश क्या काम करता है, डॉट स्लैश ये काम करता है कि आपके पास index.html की फाइल है और index.html की फाइल किस में पड़ी हुई है, पेजेस में पड़ी हुई है। तो जब आप डॉट स्लैश यूज करते हो तो जिस पेज के ऊपर कर रहे हो, अभी मैं कर रही हूँ index.html में, तो ये चेक करेगा कि index.html किस में पड़ा हुआ है, ये पेजेस में पड़ा हुआ है। तो जब आप डॉट स्लैश यूज करते हो तो ये वो आपको सारी फाइल्स दिखाता है जो आपके पेजेस में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके एक और फाइल बना लेती हूँ पेजेस के अंदर ही, लेट्स से about.html। सिमिलरली मैं यहाँ के एक फाइल बना लेती हूँ contact.html। ठीक हो गया। अब मैं अपनी इंडेक्स की फाइल मींस index.html के ऊपर हूँ। अब index.html किस में पड़ा हुआ है, पेजेस में पड़ा हुआ है ना। मींस के अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और पेजेस के फोल्डर को ओपन कर लूँ तो ये तीनों की तीनों फाइल्स पेजेस में पड़ी है, मींस इंडेक्स मेरा पड़ा हुआ है पेजेस के अंदर। ठीक हो गया। तो और अगर यहाँ से मैं इसको एक्सपेंड भी करूँ तो आपको नजर आ रहा है कि पेजेस में अबाउट, कॉन्टैक्ट और इंडेक्स पड़ा हुआ है। तो इंडेक्स मेरा पेजेस में पड़ा हुआ है। अब अगर मैं डॉट स्लैश यूज करती हूँ तो ये मुझे डायरेक्ट तीनों वो फाइल्स बता देगा, जो कि तीनों वो पेजेस बता, सॉरी हाँ पेजेस बता देगा जो कि कहाँ पे बने हुए हैं, जो कि पेजेस के फोल्डर के अंदर है। तो मैं यहाँ से कोई भी फोल्डर लिंक करवा सकती हूँ इजीली। और अगर मैं और अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं वन लेवल अप जाऊँ, मैं मीन्स के इस पेजेस के फोल्डर के बाहर आना चाहती हूँ, ठीक है, वन लेवल अप जाना चाहती हूँ, मुझे इसके बाहर आना है, तो मैं डॉट डॉट स्लैश लगाऊंगी। जब आप डॉट डॉट स्लैश लगाओगे तो आपको मिल जाएगा आपका एसेट्स का फोल्डर जो कि पेजेस के अलावा है, आपका पेजेस भी मिल जाएगा और आपका index.js भी, आप मेन प्रोजेक्ट में आ जाओगे विच इज योर टेस्ट प्रोजेक्ट। तो आप डॉट डॉट स्लैश करके जो भी लिंक देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि आप लोगों ने दो किस्म के पाथ पढ़े हैं, स्टैटिक पाथ पढ़ा है, डायनामिक पाथ मतलब पाथ पढ़ा है। तो डिफरेंस क्या है स्टैटिक और डायनामिक में, मैं क्यों जा रही हूँ इतना मतलब कि उस पे स्टैटिक पाथ पे क्यों जा रही हूँ, द रीजन इज इसलिए जा रही हूँ क्योंकि जब
आप प्रोजेक्ट डेवलप करते हो और आपने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, वीडियोस लगाई हैं, फाइल्स को मतलब आपस में एंगेज किया है, अगर ये फाइल मैं किसी के साथ ये फोल्डर शेयर कर देती हूँ, ठीक है, तो अगर आपने अपना डायनामिक पाथ दिया हुआ है, मीन्स आपने अपने पूरा एग्जैक्ट पाथ दिया हुआ है जाके कि सी में फोल्डर है, सी के अंदर ये फोल्डर है, फॉर एग्जांपल लाइक आपने इस तरह से एड्रेस दिया हुआ है, ये मेरे फाइल है index.js की, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, सिंपल ऊपर आता है कॉपी पाथ का ऑप्शन, ठीक है, आप कॉपी पाथ पे क्लिक करती हूँ, इसका कंप्लीट पाथ कॉपी हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसका पूरा का पूरा पाथ, जब पाथ कॉपी होता है तो विद इन्वर्टेड कोमास होता है, तो मैं ये डाल लेती हूँ, ये इन्वर्टेड कोमा खुद ही ले लेगा। ये पाथ फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया, इंडेक्स जेएस की फाइल तो मेरी अभी भी लिंक हो जाएगी, बट इशू क्या आएगा, लिंक तो हो गई है, जब ये प्रोजेक्ट में किसी को भेजूंगी तो वहां पे ये फाइल जो है वो एरर देगी, लिंक नहीं होगी। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे मैंने पाथ दिया हुआ है सी के अंदर मेरा फोल्डर बना हुआ है यूजर्स के नाम से, उसके अंदर एक और फोल्डर बना हुआ है यूजर, उसमें डेस्कटॉप है, उसमें टेस्ट प्रोजेक्ट है, उसमें ये है। आप जिसको प्रोजेक्ट भेजोगे उसको तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट प्रोजेक्ट भेजोगे, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे पाथ गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके सी के फोल्डर में यूजर्स के नाम का फोल्डर ही ना हो, उसके अंदर मजीद यूजर के नाम का फोल्डर ना हो, तो ये पाथ जो आप बनाते हो डायनामिक, एक्चुअली वहां पे गलत हो जाता है पाथ। तो इस वजह से हम इस चीज से बचने के लिए पाथ जो यूज करेंगे, जब भी आप कोई फाइल लिंक कराओगे, इमेज लिंक करवानी है, कुछ भी एसेट्स में मेरी इमेजेस पड़ी हैं, आप डॉट डॉट स्लैश करोगे, एसेट्स में जाओगे, जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अभी मुझे जेएस की फाइल को लिंक करवाना है, मैं डॉट डॉट स्लैश करूंगी, ये आ गई मेरी इंडेक्स डॉट जेएस, मैंने फाइल क्या करवा दी, लिंक करवा दिया। पहली चीज तो हमने लिंकिंग का प्रोसेस देखा कि लिंकिंग हम किस तरह से लिंक जो है वो सही, एग्जैक्ट या करेक्ट जो है वो लिंकिंग किस तरह करवाते हैं। अब मैंने फाइल को लिंक करवा दिया, ये मेरी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है, मींस के मैंने अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है यहाँ आके, जिस पे मैं काम करूंगी, ठीक है, और मैंने इसको लिंक करवाया हुआ है अपने, मींस के मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो मैंने अपने इंडेक्स के पेज में दी हुई है। तो जब मैं अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ओपन करूंगी तो वहां पे मेरी जावास्क्रिप्ट जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगी वो मुझे शो होगी, समझ आ गई। तो मैं यहाँ पे अपने इंडेक्स की फाइल को ओपन कर लेती हूँ पेजेस में जाके, ये रहा मेरा इंडेक्स, इसमें अभी फिर वक्त आपको हेडिंग ही शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सिंपल अलर्ट कैसे जनरेट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का क्या काम है, क्लास का, टैग का एंड ऑल। अभी अगर हम लोगों ने इसमें ऑपरेशंस देखने हो डिफरेंट, हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया था, वेरिएबल, लेट और कांस्टेंट, तीनों में डिफरेंस किया है, ठीक है। वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल होता है, लेट का स्कोप जो है वो लोकल होता है, एंड कांस्टेंट जो होता है वो चेंजेबल नहीं होता, वंस यू हैव गिवन कांस्टेंट तो वो चेंजेबल नहीं है। अभी हमने ऑपरेशंस देखने हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, वी हैव कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड देन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये आपको नेम से भी इंडिकेट हो रहे हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर आपके पास सिंपल ऑपरेटर्स होते हैं, सॉरी, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक का यूज होता है, स्टैरिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और जब आपने डिवाइड करना है तो ये जो है बैक स्लैश आपके पास यूज होती है डिवीजन के लिए, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास, सिंपल जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में भी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिमास, वो आपके पास क्या है, अरिथमेटिक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में डिफरेंस क्या होता है, होते ये भी ऑपरेशंस ही हैं, मतलब आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ही करते हो, लेकिन ये एट ए टाइम वैल्यू असाइन भी कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है कि मैंने कहा a प्लस इज इक्वल्स टू 2, तो ये a के अंदर 2 को प्लस भी करेगा और साथ ही साथ जो वैल्यू उसकी 2 में ऐड होके बनेगी वो a को असाइन भी कर देगा। तो मीन एट ए टाइम वो ऑपरेशन भी अप्लाई कर रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, वैल्यू असाइन भी कर रहा है उसको। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, दो वैल्यूज में कंपेयर करना। मैं कहती हूँ लेट्स से 2 इक्वल टू 2, क्या 2 2 के इक्वल है, कंपेयर करें, 2 नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, 3 इक्वल टू 4, तो ये आपके पास डिफरेंट जो कंपेयर कर रहे हैं वैल्यूज को। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिकल में आपके पास ऑपरेटर्स में डिफरेंट ऑपरेटर्स आते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है एंड ऑपरेटर,
एंड ऑपरेटर आप जो देते हो एंड किस तरह देते हो, ये आपका एंड ऑपरेटर होता है, ये साइन होता है एंड ऑपरेटर का, ठीक है। एंड ऑपरेटर के बाद आपके पास होता है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर का ये साइन होता है, नॉट होता है, नॉट का साइन आपके पास ये होता है। आपके पास एंड और नॉट ऑपरेटर ये किस में आते हैं, आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं। अब अगर हम इनको चेक करें तो ये क्या बात हो रही है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने कोई वैल्यू कोई चीज स्टोर करवानी है, कोई डाटा स्टोर करवाना है तो हम विद इन वेरिएबल स्टोर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ले लिया नंबर 1, ठीक है, उस नंबर 1 के अंदर मैंने आके कहा कि 20 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या मैं इसको दे देती हूँ ए दे देती हूँ। वेरिएबल का नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल बना दिया बी, उसमें भी मैं कोई वैल्यू स्टोर करवा देती हूँ। मैंने ए में कुछ स्टोर करवा दिया, मैंने बी में कुछ स्टोर करवा दिया। सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इन केस ऑफ अरिथमेटिक, ये आपके पास जो मैंने दिया है ये आपके पास कंट्रोल और बैक स्लैश से कमेंट होता है। कमेंट जो होता है वो रीडेबल नहीं होता, आपको पहले भी पता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस है, तो लेट से मैं लॉग करवा लेती हूँ। लॉग में मैं आगे कह देती हूँ कि द सम ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी का सम क्या है, तो आपने कोमा लगा के क्या दे दिया, आपने कहा ए प्लस बी। तो अब अगर हम इसको चेक कर लें जो हमने किया है सम ऑफ ए प्लस बी, इसको रीलोड कर लिया, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे तो हम कंसोल में चले जाएंगे बिकॉज हमने कंसोल पे ये चीज शो करवाई। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था हम कंसोल पे क्यों वैल्यूज शो करवाते हैं। द सम ऑफ ए एंड बी इज 30, 20 प्लस 10 इज 30। अब अगर मैं यहाँ पे आके इन्वर्टेड कोमा लगा देती हूँ, ठीक है, मुझे बताएं कि क्या ये एग्जीक्यूट होगा। लास्ट में मैंने आपको बताया था जी, बाकी होगा ये एग्जीक्यूट। आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट में क्या आएगा, द सम ऑफ ए एंड बी इज ए बी आएगा। ए बी क्यों आएगा, रीजन क्या, मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कोमा में आप हमेशा स्ट्रिंग दोगे, तो जब भी आपने कोई वेरिएबल कॉल करना है तो उसको इन्वर्टेड कोमा में नहीं देना, सिंपल देना है, ठीक है। जो भी चीज आप इन्वर्टेड कोमा दे देते हो एज इट इज वो आपके पास शो होती है। जैसे आपने प्लस किया इसी तरह पे माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। मैं आपको करके बता देती हूँ, आप यहाँ पे माइनस ले लो, ठीक है, ये बात क्या हो गया, आपके पास 10 आ रहा है, ठीक हो गया। ए के पास 20 है, बी के पास 10 है, तो रिमेनिंग 10 बच गया। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड इसी तरह डिवीजन हो जाएगी जो बेसिक है। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स के ऊपर। ये आप तब यूज करते हो जब आप ये चाहते हो कि मेरे पास कोई वैल्यू ऐड और ऐड होने के बाद वहीं पे असाइन भी हो जाए वो वैल्यूज को, यूजर को, मैं उस वेरिएबल को, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे कह देती हूँ फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग में कि ए प्लस इज इक्वल्स टू 2। मुझे बताएं ए के पास क्या है 20, तो ये आपके पास इस तरीके से कुछ होगा कि ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, ये इस तरह काम करता है। ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, ए के अंदर 2 को प्लस करेगा, ए क्या है 20, 20 के अंदर 2 प्लस हुआ 22 आ गया और उसने साथ ही 22 किसको साइन कर दिया, ए को साइन कर दिया। तो यहाँ पे 22 साइन हो गया ए को, आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा 22, ये आ गया। अब अगर मैं आती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ कि लॉग करा लो ए माइनस इज इक्वल टू 10, मुझे बताएं आउटपुट क्या आएगी, 10 आएगी। कैसे, अच्छा मीन्स ये 20 में से माइनस हो गया 10, तो रिमेनिंग क्या आएगा 10 आएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि 22 वैल्यू समझ आई। तो बेसिकली ये चीज बताना चाहती है कि आपके पास असाइन भी हुई है वैल्यू, तो जो वैल्यू असाइन हो गई थी वो अब ऊपर वाली वैल्यू को भूल गया है, क्योंकि मैंने असाइन भी कर दी तो वैल्यू उसके पास 22 पड़ी हुई थी,
उसने 22 में से 10 को माइनस किया तो 12 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो सारे सारे वैल्यू साइन। अब अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि a मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3 या 2 सॉरी, तो क्या आएगा? 24। ये वैल्यू अपडेटेड क्या थी? 12, क्योंकि वो साइन भी होगी तो 12 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 24 आ जाएगा। इसी तरह डिवीजन भी हो जाएगी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपका ये काम करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर आपके पास क्या काम करेगा? ये कंपेयर करेगा वैल्यूज को। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि ओके, हमारे पास मैंने कहा कि a इक्वल इक्वल्स टू बी। मुझे बताएं क्या a b के इक्वल है? पहले बताएं a है क्या? a की वैल्यू क्या है? आप 24 है। b आपके पास क्या है? 10 है। तो a b के इक्वल नहीं है। यहाँ पे कंडीशन कंपैरिजन में फॉल्स हो जाएगी। आउटपुट में आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न होगी फॉल्स। ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है। आपके पास ये बूलियन डाटा टाइप होती है, ठीक है, जो आपके पास ट्रू और फॉल्स होती है। बूलियन में दो ही कंडीशंस होती है, या वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। जैसे आपने कंपैरिजन में कहा कि a इक्वल इक्वल टू बी, आप यहाँ पे लगा सकते हो a ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो मुझे बताएं कि ग्रेटर के केसेस में आपके पास a ग्रेटर है b से, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन चेक करेगा कि आया वो ग्रेटर है या आया वो इक्वल है, दोनों चेक होती है। तो ग्रेटर है तो आप क्या रिटर्न करेगा? वो ट्रू रिटर्न करेगा। सिमिलरली आप यहाँ लगा सकते हो लेस देन इक्वल टू, ठीक है, आप लगाते हो नॉट इक्वल टू, a नॉट इक्वल्स टू b, तो 2 आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर आ जाता है। अच्छा, देन आपके पास आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल में मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर क्या काम करता है? इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू। दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू होंगी तब ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू का क्या मतलब है? एंड में आप दो कंडीशंस लगाते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ, लॉग करवा लेती हूँ। लॉग के अंदर मैं यहाँ पे पहली कंडीशन लगाऊंगी, बीच में लगाऊंगी एंड ऑपरेटर, और यहाँ के क्या दूंगी? सॉरी, यहाँ के दूसरी कंडीशन दे दूंगी। तो मैंने कंसोल में दो कंडीशन लगाई, पहली बीच में एंड ऑपरेटर, दूसरी पहली कंडीशन में लगा देती हूँ a इक्वल इक्वल टू बी, सेकेंड कंडीशन में लगा देती हूँ a ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब मुझे बताएं कि पहले तो ये चीज चेक करें कि a इक्वल इक्वल टू बी ये ट्रू है? a b के इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स है। a ग्रेटर देन इक्वल टू b ये ट्रू है? ये ट्रू है। मींस के पहले वाली फॉल्स है, सेकंड वाली ट्रू है। तो एक कंडीशन गलत है, एक सही है। लेकिन मैंने आपको कहा कि एंड के केसेस में ये बोथ द कंडीशंस आर ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू। तो दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं है तो ये क्या रिटर्न कराएगा? फॉल्स। गुड, ये फॉल्स आ गया। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे अगर लगा देती हूँ और ऑपरेटर। अब मुझे बताएं कि और के केसेस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो इट विल रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करवाएगा अभी आपको? ट्रू, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है। ओके, नॉट किस तरह काम करता है? नॉट आप हमेशा लगाते हो बाहर। मैंने कहा नॉट ए इक्वल्स टू बी इक्वल इक्वल टू बी। अब इस बात का ये मतलब है नॉट ए इक्वल इक्वल टू बी का कि ए बी के इक्वल है नहीं है ना। तो नॉट नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, मतलब नहीं, रिवर्स कर देता है। मैंने कहा पहले तो आपके पास आ रहा है a इक्वल इक्वल टू बी। a इक्वल टू बी क्या चीज आपके पास आती है? फॉल्स है ना वैल्यू। तो ये आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है कि नॉट फॉल्स। आप दे दो नॉट फॉल्स। तो नॉट फॉल्स का मतलब क्या है? कि वो ट्रू होगा। समझ आ गई? तो वो नॉट फॉल्स ट्रू होता है, नॉट ट्रू क्या होता है? फॉल्स होता है। ये चार ऑपरेशंस जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। बेसिक जो ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट और सॉरी अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखनी हो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपकी होती है जिसके ऊपर कंडीशन लगती है, इफ एल्स की कंडीशन होती है, ठीक है। इसके अंदर नेस्टेड कंडीशंस भी होती है, नेस्टेड इफ एल्स होती है, ठीक है।
जिसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे सिंपल इफ एल्स की कंडीशन हो जाएगी, फिर हमारे पास आता है नेस्टेड कंडीशन, नेस्टेड इफ, जिसमें मल्टीपल इफ एल्स की कंडीशन आ जाती है। अब इफ एल्स की कंडीशन क्या है, आप दोगे इफ, यहाँ पे आएगी कंडीशन ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करोगे, स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। ये आ गया आपके पास इफ, देन आप आ जाओगे एल्स में। इफ के अंदर आप जो भी कंडीशन दोगे ये चेक करेगा, अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो जो भी आप इसके अंदर दोगे ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। समझ आ गया। अगर आपके पास इफ की कंडीशन हो जाती है फॉल्स, देन ये क्या करेगा, ये लाइन ऑफ या ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। अब फॉर एग्जांपल इफ में मैंने आके कहा कि मेरे पास कंडीशन है ए इक्वल इक्वल टू बी, अब मुझे बताएं ये कंडीशन फॉल्स है तो मीन्स इसकी कंडीशन गलत हो जाएगी। तो मैं लॉग में आके कुछ भी करवा देती हूँ, मैं कह देती हूँ हाय, यहाँ मैं आके करवा देती हूँ हाय अगेन। आपने जो भी परफॉर्म करवाना है वो इसके अंदर करवा सकते हैं आप। यहाँ पे क्या आया आपके पास, हाई अगेन। हाई अगेन मैंने कहा दिया हुआ है, एल्स में दिया हुआ है। एल्स क्यों आया है, क्योंकि इफ की कंडीशन क्या थी, गलत थी, फॉल्स थी। तो अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाए, मैं यहाँ पे कह दूं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अब मुझे बताएं कि कंडीशन ट्रू है तो वो यहीं पे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है। वो पहले चेक करेगा, जैसे ही उसको इफ कंडीशन ट्रू मिलेगी वो नेक्स्ट पे मूव ही नहीं करेगा। समझ आ गई। तो वो क्या करेगा, हाई आपको क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा लाइक दिस। अब नेस्टेड इफ के केसेस में क्या होगा, आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हो। इफ, यहाँ पे मैंने आके दिया एल्स इफ, दोबारा से कंडीशन, फिर मैं नीचे आई मैंने दोबारा दे दिया एल्स इफ, मल्टीपल कंडीशंस दे सकती हूँ। एंड लास्ट में एल्स, आपके पास एल्स में कंडीशन नहीं आती कभी भी, एल्स हमेशा आखिर में आता है कि जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आपका एल्स चलेगा। समझ आ गई। तो यहाँ पे आपके पास इफ के बाद एल्स इफ आया, देन फिर एल्स इफ आया, एंड देन एल्स आया। अब एल्स इफ के अंदर आप मजीद कंडीशन दे सकते हो, मैंने कहा ए इक्वल इक्वल टू बी। अच्छा एक और चीज है, फॉर एग्जाम्पल मेरी इफ की कंडीशन गलत है, मैंने कहा है कि ए इक्वल इक्वल टू बी, मेरी एल्स इफ की कंडीशन ये ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और यहाँ मैं दे देती हूँ कि बी जो है वो लेस है ए से, बी इज लेस देन ए, बी लेस है ए से, ठीक है। बी क्या आता है लास्ट में, 10 है ना, हाँ 10 लेस है 24 से। अच्छा ये मैंने दे दिया, मैंने यहाँ पे आके लॉग कराया हाय हाय अगेन। यहाँ मैं कह देती हूँ कि एंड ऑफ एल्स स्टेटमेंट मैंने दे दिया। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आपने देखा कि a इक्वल इक्वल टू बी, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। a ग्रेटर देन इक्वल टू बी कंडीशन क्या है, ट्रू है। b लेस देन a कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब मुझे बताएं यहाँ दो कंडीशंस ट्रू हो गई हैं, a ग्रेटर देन इक्वल टू b और b लेस देन a, तो क्या आउटपुट में आएगा, हाई अगेन आएगा या हाई हाई अगेन आएगा, हाई अगेन आएगा, क्योंकि जो है वो आपके पास जब लाइन पे लाइन एग्जीक्यूशन हो रही है तो वो ये चेक करेगा, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी वो नेक्स्ट पे मूव ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे हाई अगेन वाला करेक्ट हो जाएगा आपके पास। ये है आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, और ये आपके पास है लॉजिकल। अब आपको अगर मैं ये कह देती हूँ फॉर एग्जांपल, एक मैं आपको सॉल्व करके दे देती हूँ, ठीक है, कोई यानी कि क्यूरी टाइप अगर आ जाता है कोई इस तरह से, और आप जो है वो बाकी करेंगे, मैं आपको कुछ भेजूंगी असाइनमेंट्स, ठीक है, वो आप लोगों ने करनी है बेस्ड ऑन इफ एल्स एंड कंडीशन, हमने जो आज पढ़ा है, ठीक है। आपने करना क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि मुझे वो नंबर शो करवाओ, ठीक है, जो कि डिविजिबल है, मतलब वो नंबर शो कराओ जो इवन है, ठीक है। अगर नंबर 2 पे डिविजिबल है तो बता दो कि वो इवन नंबर है, अदरवाइज अगर कोई नंबर जो है वो 2 पे डिविजिबल नहीं है तो ये बताओ कि वो ऑड नंबर है। तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन लगती है, सबसे पहले तो आपके पास कोई नंबर मौजूद होना चाहिए जिसको आप चेक करोगे कि वो इवन है या ऑड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर कोई नंबर ले लेते हैं, मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ एबीसी के नाम से, सॉरी मैंने इंक दे दिया, BAR देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके वेरिएबल दे दिया,
वेरिएबल में मैंने आगे कहा लेट से कि 23, मैंने एक नंबर दे दिया इस वेरिएबल में। अब मुझे चेक करना है ये नंबर इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे कंडीशन आएगी इफ की। सबसे पहले तो इफ के अंदर आप ये दोगे, एल्स आप ये दोगे। तो हमने कंडीशन क्या लगानी थी, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, फुली डिवाइड होते हैं पूरे कंप्लीट, वो आपके पास इवन नंबर होते हैं। जो नहीं होते वो, तो फुली डिवाइड का मतलब ये होता है कि जिसका रिमाइंडर 0 आए, मतलब फुल डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे कि 2 2 3 जा 6, तो वो कंप्लीट 2 3 जा 6 है, 6 माइनस 6 0, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा आपके पास। तो आप यहाँ कंडीशन लगाओगे इफ ये जो नंबर है ए बी सी, इफ इट इज डिवाइडेड बाय, इसका डिविजिबल है 2 के साथ, ठीक है, इसका रिमाइंडर आ जाता है इक्वल इक्वल टू 0, मींस इफ ए इज, ए का मॉडुलस लेंगे विद 2, इफ इट इज इक्वल इक्वल टू 0, दिस चीज ए को पहले वो बी पर डिवाइड करेगा, चेक करेगा और उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो मैं कहूंगी कि लॉग करवा दो द नंबर इज, एल्स लॉग करवा दें द नंबर इज ऑड। नंबर क्या आ रहा है आपके पास, ऑड है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं है। अब मैं यहाँ पे अगर आगे कह देती हूँ 6, 6 इज एन इवन नंबर, तो ये आपको क्या शो करवाएगा, उसने कहा नंबर इज इवन नंबर। समझ आ गई। अब अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि ये नंबर तो मैं दे रही हूँ ना, मैं नंबर ना दूं, मैं यूजर से नंबर लेना चाह रही हूँ, इसके यूजर नंबर इंटर करे और वो चेक करे कि इवन है या ऑड है, तो आप यूजर से कैसे लेते हो इनपुट, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो दे सकते हो, ABC बना लो इज इक्वल्स टू, क्या करते थे, सॉरी बिल्कुल भूल गया है कि हम कैसे लेते थे, चेक कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट होता है, हाँ प्रॉम्प्ट होता है आई गेस, हाँ ये आपको एक फॉर्म पास करेगा, आप कहोगे इंटर अ नंबर, ठीक हो गया। आपने ABC में आगे कहा इंटर अ नंबर, आप जैसे इसको रीलोड करोगे ये आपसे मांगेगा इंटर अ नंबर। मैंने आगे कहा 12, मैं जैसे इसको ओके करूंगी, अब वो कह रहा है नंबर क्या है, इवन नंबर है। बट एक और चीज, अगर मैं इसको रीलोड करती हूँ, मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ ABC, ABC क्या है, ये तो 2 पे डिवाइड नहीं है, उसने ऑड दे दिया, लेकिन गलत है ना, वो स्ट्रिंग भी गेट कर रहा है। तो आपने इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को इनटू इंटीजर, उसके लिए आप क्या करते हो, इस पूरे के पूरी चीज को कन्वर्ट करते हो। यहाँ आके आप लिखोगे पार्स इंट, पार्सिंग करते हो, जो हमारा स्ट्रिंग है उसको किस में कन्वर्ट किया हमने, इनटू इंटीजर। तो आप जो भी नंबर दोगे इसको कन्वर्ट करेगा इनटू इंटीजर, तो अब आप इंटीजर वैल्यू दोगे और वो चेक करेगा। तो ये एक मैंने आपके सामने जो भी मतलब कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी वो रखी, ठीक है, उसको सॉल्व किया कि बेसिक इवन ऑड कैसे चेक करना है। इसी तरह बाकी चीजें भी चेक करनी होगी। मैं यूजुअली अरिथमेटिक ही दूंगी, फॉर्मूले आप देख सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको ये दे देती हूँ कि एरिया फाइंड करें ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू जो भी होगा, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। समझ आ गई। अच्छा, मैंने वहां पे कहा हुआ है कि आप फंक्शन बनाए, तो आप फंक्शन के अलावा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप फंक्शन बनाए, ठीक है। फंक्शन आप हटा दें, फंक्शन अभी हमने नहीं पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन से भी पहले इंशाल्लाह पढ़ेंगे एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई छुट्टी ना करें। और मतलब कि आपका सारा की सारी चीज ज्यादातर बेस ही जावास्क्रिप्ट की, और आगे फ्यूचर में भी अगर आप लैंग्वेज करते तो वो एरेज ऑब्जेक्ट्स पे करें, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरेज ऑब्जेक्ट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको मिस ना करें। ठीक हो गया।